चलिए, तो अपन बात करते हैं कुबरनेटिस के अंदर ऑटो स्केलिंग क्या होता है, राइट। देखिए, ऑटो स्केलिंग का मतलब हम सभी को पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। AWS क्लाउड में या फिर अजोर क्लाउड में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि ऑटो स्केलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, राइट। अब उसके बाद बात आती है कि सर हमारे पास ऑटो स्केलिंग कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की ऑटो स्केलिंग होती है कुबरनेटिस में। कितने टाइप की ऑटो स्केलिंग होती है सर कुबरनेटिस में? 3 टाइप की टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। ओके, तो ऑटो स्केलिंग की जो टाइप होती है वो 3 टाइप होती है। नंबर 1 पे आता है सर आपका HPA बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हरीश जी, मुकेश जी एंड समल सर? HPA का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग या पॉड स्कॉल ऑटो स्केलर बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल था ये, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर। नंबर 2 पे आता है सर आपका VPA, वर्टिकल पॉड स्केलर, ठीक है। क्या आता है? VPA, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पॉड स्केलर। क्या बोलते हैं सर? वर्टिकल पॉड स्केलर। ओके, तो हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर, वर्टिकल पॉड स्केलर। नंबर 3 पे क्या आता है सर हमारे पास? क्लस्टर ऑटो स्केलर। क्या आता है सर? क्लस्टर ऑटो स्केलर। अब बात करते हैं कि सर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग होती है वो क्या क्या करता है, जो वर्टिकल पॉड स्केलिंग होती है वो क्या काम करती है, और उसके बाद जो क्लस्टर ऑटो स्केलिंग होता है वो क्या काम करता है। तो सर समझते हैं हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है या फिर हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है सर? पॉड के नंबर्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं सर? इसमें आपके पॉड के नंबर इंक्रीज डिक्रीज होंगे। सपोज दैट ये आपका एक क्लस्टर है। क्या है सर? क्लस्टर। अब इस क्लस्टर के अंदर आपके नोड्स क्रिएट कर दिया आपने, राइट। तो ये आपका नोड 1 हो गया, ये आपका नोड 2 हो गया, राइट। एंड देन उसके बाद ये आपके पास नोड 3 हो गया। तो ये 3 नोड्स आपके पास अवेलेबल हो गए, राइट। तो ये आपके पास पॉड 1 रन हो रहा था, पॉड 2 और पॉड 3। तो आपके पास ओनली 3 पॉड थे, राइट सर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑटो स्केलिंग करनी, ताकि क्या हो, आपका एप्लीकेशन डाउन ना हो। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे सर? ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बात आती है कि सर 3 टाइप की ऑटो स्केलिंग होती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग, नंबर 2 पे आता है वर्टिकल पॉड स्केलिंग, नंबर 3 पे आता है क्लस्टर स्केलिंग, ठीक है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग होता है इसमें क्या होता है सर? नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 3 चल रहे हैं, ठीक है। कल को क्या हुआ, आपके पास लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ने पे ये आपके नए पॉड क्रिएट हो गए। क्या हो गया सर? नए पॉड क्रिएट हो गए। अगर कल को लोड डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होंगे? ये पॉड ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को, जहाँ पर नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग बोलते हैं। समझ में आया मुकेश जी, समल सर एंड हरीश जी? नंबर 2 पे आता है वर्टिकल पॉड स्केलिंग। क्या आता है? नंबर 2 पे आता है आपका वर्टिकल पॉड स्केलिंग। अब वर्टिकल पॉड स्केलिंग में क्या होता है सर? आपका पॉड के अंदर जो एलोकेटेड होते हैं CPU मेमोरी लिमिट्स रिक्वेस्ट, उनको एडजस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पुराना पॉड रनिंग है, उस पॉड पे 500 MB का डेटा था, ठीक है, मतलब स्पेस था। तो ये क्या करेगा? पुराने पॉड को डिलीट करके नया पॉड क्रिएट करता है, ठीक है, अपडेटेड रिसोर्स के साथ। तो वर्टिकल पॉड स्केलिंग में क्या होता है सर? आपके रिसोर्स का कन्फिग्रेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है सर? आपका जो वर्टिकल स्केलिंग होती है, जो वर्टिकल पॉड स्केलिंग होती है, उसमें आपका जो रिसोर्स होता है उसका कन्फिग्रेशन इंक्रीज करता है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास पहले 3 पॉड चल रहे थे। इन 3 पॉड के अंदर जो रिसोर्स था, 200 MB का रैम था, 1 GB का स्टोरेज था। इसमें भी 200 MB का रैम था, 1 GB स्टोरेज, 200 MB रैम, 1 GB स्टोरेज, राइट। तो कल को आपका क्या है? लोड बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? लोड बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा सर? आपके पॉड की जो स्केलिंग है उनको क्या करेगा?
आपके कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज़ करेगा। तो 200 MB रैम था, 500 MB रैम कर देगा, 1 GB स्टोरेज था, 2 GB कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है वर्टिकल पॉड स्केलिंग। समझ में आया? नंबर 3 पे आता है क्लस्टर ऑटो स्केलिंग। क्या आता है? क्लस्टर ऑटो स्केलिंग। क्लस्टर ऑटो स्केलिंग में क्या होता है सर? इसमें क्या करता है कि आपका जो नोड होते हैं, जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उनके नंबर को मैनेज करता है। अगर पॉड शेड्यूल नहीं हो पा रहा तो क्या करता है? रिसोर्स शॉर्टेज या नए नोड्स क्रिएट करता है। ठीक है, अगर नोड खाली पड़े तो उन्हें क्या करता है? हटा देता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी क्या है, 3 नोड है। कल को आपने अगर क्लस्टर स्केलिंग किया तो 4 नोड हो जाएंगे, 5 नोड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कल को क्या हुआ, कोई नोड है जिस पे कोई भी रिसोर्स नहीं रन हो रहा, कोई भी पॉड नहीं है, तो क्या करेगा? उस नोड को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सर आपका हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग, वर्टिकल पॉड स्केलिंग, और आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लस्टर ऑटो स्केलिंग। समझ में आया? ठीक है, एक सेकंड पानी पी लूं। हाँ बोलो। सॉरी। हम्म। नहीं। ठीक है, एक सेकंड रुकना, पानी पी लूँ। चलिए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों में से? कोई नहीं। ठीक है। मैंने क्या बोला कि आज हम पढ़ रहे हैं कुबरनेटिस के अंदर ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारे कुबरनेटिस में ऑटो स्केलिंग होती है। जैसे हमने AWS क्लाउड के अंदर, डॉकर के अंदर, सॉरी डॉकर बोल रहा हूँ, ये अजोर क्लाउड के अंदर, गूगल क्लाउड के अंदर, मतलब कहीं पर भी आपने ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। क्या करता है ऑटो स्केलिंग? आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है वर्कलोड के हिसाब से। अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर देगा, ट्रैफिक कम आ रही है तो कम रिसोर्सेज क्रिएट करेगा, राइट? तो ये आपका क्या काम करता है? ऑटो स्केलिंग का यही काम होता है। अब बात आती है कि सर हमारे पास ऑटो स्केलिंग कितने टाइप के होते हैं? तो सर हमारे पास ऑटो स्केलिंग 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, नंबर 2 पे आता है वर्टिकल स्केलिंग, नंबर 3 पे आता है क्लस्टर स्केलिंग। ठीक है, अब जो हर हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग होता है, इसमें क्या होता है सर? आपके नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज होते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख पाओगे, तो यहाँ पर जो रेड कलर के ये एग्जिस्टिंग आपके हैं। ठीक है, मतलब ये पहले से चल रहे थे, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3, 3 पॉड आपके पास रनिंग थे। ठीक है, क्या थे? ये तीनों पॉड आपके पास रनिंग थे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास ट्रैफिक का लोड आ गया, तो ये क्या करेगा कि आपके जो पॉड है उनको इंक्रीज कर देगा। तो ग्रीन कलर के 3 नए पॉड आपके पास क्रिएट हो गए। मतलब आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट AWS क्लाउड में भी है। जो आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पढ़ा था, तो वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है? आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज करता है। तो वो क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबर 2 आता है वर्टिकल पॉड स्केलिंग। वर्टिकल पॉड स्केलिंग में क्या करता है सर? ये आपका जो रिसोर्स है, सपोज दैट कि मैंने बोला ये आपका है, इसका साइज जो है 200 MB का है। ठीक है, और 1 GB का स्टोरेज है। क्या है? 200 MB का रैम है और 1 GB का स्टोरेज है। कौन सा? ये आपका कंटेनर।
अब जब आप वर्टिकल स्केलिंग करोगे तो आप इसमें क्या करोगे, इसका साइज आप इंक्रीज कर दोगे। तो 200 MB रैम है तो इसको आप क्या करो 500 MB रैम कर दो, 1 GB स्टोरेज है इसको 2 GB स्टोरेज कर दो। तो ये क्या करेगा सर, ये आपको जो रिसोर्स है प्रीवियस रिसोर्स को डिलीट करके नया रिसोर्स, मतलब प्रीवियस पॉड पुराने पॉड को डिलीट करके नया पॉड क्रिएट करता है, ये इसका फीचर है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये वर्टिकल पॉड स्केलिंग कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्लस्टर स्केलिंग की। क्लस्टर स्केलिंग में क्या होता है सर, इसमें नंबर ऑफ नोड इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए आपका एक नोड के अंदर 3 ही मैक्सिमम कंटेनर बन सकते हैं या पॉड बन सकते हैं। ठीक है, तो एक नोड के अंदर 3 पॉड आपने बना दिए, दूसरे नोड के अंदर 3, मतलब 3 नोड है आपके पास, 3 नोड के अंदर टोटल 9 पॉड्स क्रिएट हो गए। कितने पॉड क्रिएट हो गए सर, टोटल नंबर ऑफ 9 पॉड क्रिएट हो गए। अब 9 पॉड आपके पास जब क्रिएट हो गए सर, कल को आपको और ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो वो पॉड कहाँ पर क्रिएट होंगे, स्पेस तो है नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके पास अगर क्लस्टर स्केलिंग कॉन्फ़िगर है, क्या है, क्लस्टर स्केलिंग अगर कॉन्फ़िगर है तो आपका जो नोड है वो 3 की जगह 4 हो जाएंगे, एक नोड आ जाएगा। फिर उस नोड पे आप क्या करोगे, आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पॉड स्केलिंग कर दोगे। अब बात आती है कि सर क्या हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पॉड स्केलिंग एक साथ यूज़ नहीं कर सकते क्या। तो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग एक साथ यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है उसके साथ आप क्लस्टर स्केलिंग यूज़ करते हो और वर्टिकल स्केलिंग के साथ क्लस्टर स्केलिंग यूज़ करते हो। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि क्लस्टर स्केलिंग के साथ आप या तो हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग लोगे या फिर आप क्लस्टर स्केलिंग के साथ वर्टिकल पॉड स्केलिंग लोगे। बात आ गई समझ में सत्य प्रकाश जी, समल जी एंड मुकेश जी, हरीश जी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था ना कि हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, करते हैं बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ यूज़ नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल के साथ क्लस्टर यूज़ कर लो या फिर वर्टिकल के साथ क्लस्टर यूज़ कर लो। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर इनको किन सिनारियोज में कौन सी स्केलिंग यूज़ करनी होती है, राइट, इनको किस सिनारियो में किसको यूज़ करना होता है। तो देखिए जब क्या होता है सर, आपके एप्लीकेशन को पैरेलल स्केलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो गया, वेब सर्वर हो गया, एपीआई सर्वर हो गया, रियल टाइम एप्लीकेशन हो गया, जहाँ पर क्या होता है ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, तो ज़्यादा पॉड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो सर, आपको यूज़ करना चाहिए हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग। एग्जाम्पल ई कॉमर्स साइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल के टाइम ट्रैफिक क्या होती है सर, एकदम स्पाइक हो जाती है। तो ऐसे सिनारियोज में आपको क्या यूज़ करना होगा, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग यूज़ करना पड़ेगा। बात आती है सर वर्टिकल पॉड स्केलिंग कब यूज़ करना है, जब वर्कलोड को ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती है सर, बट पॉड काउंट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, मतलब पॉड इंक्रीज करने से बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपका पॉड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज करने से फ़ायदा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं सर, हम यूज़ करते हैं हमारे वर्टिकल पॉड स्केलिंग का। इसका एग्जांपल है सर मशीन लर्निंग, ट्रेनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, बैच जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सर, सिंगल पॉड को हाई सीपीयू हाई मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में हमें वर्टिकल पॉड स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आए, क्लियर हुआ यस और नो, कि कब यूज़ करोगे आप हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग और कब यूज़ करोगे आप वर्टिकल पॉड स्केलिंग। समझ में आया मुकेश जी, सत्य प्रकाश जी, सबल सर, हरीश जी, ओके। ठीक है, सॉरी, हाँ ऐसा समझ सकते हो बट इसको सेल बोलना जरूरी नहीं है कि सेल ही बोलो। मतलब क्या होता है, जो मैंने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर समझाया आप लोगों को डॉकर के अंदर। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है सर, आपके अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन मतलब बनाया आपने, उसमें होम पेज आपने अलग रखा दूसरे कंटेनर के अंदर, दूसरा आपने लॉगिन पेज दूसरे कंटेनर पे रखा, और फिर उसके बाद साइन अप पेज आपने दूसरी जगह पे रखा। अब क्या हुआ सर, कोई ऑफर लग गया, कोई सेल लगा दिया आपने। ठीक है, तो क्या होगा, यूज़र साइन अप भी करेगा उसकी भी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, यूज़र लॉगिन करेंगे उसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट परचेस होगा उसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा होगी। तो जब आपको सारे पॉड को एक साथ डुप्लीकेट करना हो, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे सिनारियोज में आपको यूज़ करना होता है हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग, मतलब नंबर ऑफ रेप्लिकास क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। बट बात आती है वर्टिकल पॉड स्केलिंग, तो ये क्या होता है, जब आपको कोई पर्टिकुलर एक ही एप्लीकेशन को इंक्रीज करना हो, एक ही पॉड पे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आया? ठीक है। और क्लस्टर का तो फंडे ही क्लियर है कि भाई जब भी आपका क्या हो, कोई भी चाहे आपका हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, अगर स्पेस कम है, ठीक है, तो वो आपका क्या होना चाहिए, नोड इंक्रीज या डिक्रीज होने चाहिए उस वर्कलोड के अकॉर्डिंग। तो उस केस में आपको क्लस्टर ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आए? अच्छा, अब ये जो आपका क्लस्टर ऑटो स्केलिंग है, ये काम कहाँ पर करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ वहीं पर काम करेगा जहाँ पर आपका नोड ऐड करना, नोड को जोड़ना, मतलब नोड को इंक्रीज करना पॉसिबल हो, जैसे कि AWS क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, अजूर क्लाउड हो गया। अगर वहाँ पर आपने सेटअप कर रखा है तो वहाँ पर सर आपका क्लस्टर ऑटो स्केलिंग काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जिस एनवायरनमेंट को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपका पॉड ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट, सॉरी, क्लस्टर ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट तभी काम कर पाएगा जब उस पर वो फीचर हो कि वो नए नोड्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। समझ में? सॉरी, ओपन कुबरनेटिस मतलब बेयर मेटल की बात कर रहे हो आप? नहीं, हो जाएगा उसमें, लेकिन क्या है कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने अभी जो लैब्स की हैं वो किस पे, किलर कोडा पे कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर हो जाए, सॉरी वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हमें एक्सेस नहीं है। दूसरी चीज़, आप AWS क्लाउड में करोगे तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, अजोर क्लाउड में करोगे वहाँ पर हो जाएगा, गूगल क्लाउड में करोगे वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप नोड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो ना। जैसे आपने देखा था कि जब हमने फर्स्ट टाइम बनाया था मल्टी नोड क्लस्टर, क्या बनाया था सर, मल्टी नोड क्लस्टर, तो उसमें हमने क्या किया हुआ था, मल्टी नोड क्लस्टर में आपने एक मास्टर नोड बनाया, बाकी दो वर्कर नोड बनाए। कल को मुझे एक और वर्कर नोड चाहिए, क्या करना है, सिर्फ एक नोड बनाना है और उसको मास्टर नोड का जो टोकन है वो देना है, तो वो ज्वाइन कर जाएगा, तो नया नोड आ जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए, तो ये था। अब आते हैं जरा, हम करते हैं इसकी प्रैक्टिकल लैब, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपका जो हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलिंग है ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक मिनट, राइट। तो इस लैब को करने के लिए आपको हॉरिजेंटल पॉड स्केलिंग वाली जो लैब है सर, इसको करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर आपको, एक मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ेगी सर मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल करने की, आप लोगों को याद होगा कि AWS क्लाउड के अंदर क्या करते थे सर, आप जब अपना इसका ऑटो स्केलिंग का लैब करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपके रिसोर्सेज देखता है कि भाई कितना CPU का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना रैम का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे क्या करता है, नंबर ऑफ EC2 को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, राइट। तो ऐसे यहाँ पर भी भाई जब इसको पता लगेगा कि ट्रैफिक का लोड ज़्यादा हो रहा है, तभी तो ये क्या करेगा, आपके सर्वर को, मतलब पॉड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में सर? यस और नो? ठीक है। तो मैट्रिक्स सर्वर क्या करेगा सर, क्यूबलेट से डेटा लेगा और API के थ्रू क्या करेगा, वो आपके उसको प्रोवाइड करवा देगा कि भाई आपका इतना रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, इतना आपका इतना डाउन है, ये सारा चीज़। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर काम करता है। बात आ गई समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट हमने क्या बोला, दूसरी चीज़ यहाँ पर कई लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सर क्या बिना मैट्रिक सर्वर के काम करेगा? नहीं, बिना मैट्रिक सर्वर के आपका HPA जो है, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम, और यहाँ पर हम करेंगे किलर कोडा प्लेग्राउंड या कुबरनेटिस प्लेग्राउंड।
ठीक है। तो कुबरनेटिस प्लेग्राउंड ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है सर, सबसे पहले आपको मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल करना है। तो देखो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें सारा कुछ मेंशन है कि कब क्या इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। देखो सर, तो मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है। क्या करना है, मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी है। तो इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल करके दे देगा आपके सिस्टम में। ठीक है, अब इसने क्या किया सर, मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल करके दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है सर, मैट्रिक सर्वर को टीएलएस एरर से बचाना है। क्या करना है सर, मैट्रिक सर्वर को टीएलएस एरर से बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक सर्वर का डिप्लॉयमेंट है उसको एडिट करना पड़ेगा। तो उसको एडिट करने के लिए भी मैंने कमांड लिख रखी है। तो कमांड क्या होती है यहाँ पर, kubectl-n क्यूब सिस्टम एडिट डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट का नाम किस नाम से आता है सर, मैट्रिक सर्वर के नाम से आता है। ठीक है, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और रन करना है। तो ये क्या करता है पता है, ये आपका टीएलएस एरर जो है उसको बचाएगा। तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आपको डिप्लॉयमेंट वाली फाइल में आना है, एडिट में, और इसमें क्या करना है सर, आपको कंटेनर वाले सेक्शन में जाना है। उसके अंदर आपको ARGS, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के अंदर कंटेनर के अंदर ARG। ठीक है, देखो स्पेसिफिकेशन के अंदर कंटेनर के अंदर ARG, इसके अंदर आपको चेंजेस करना है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है सर वो समझो। देखो लोकल जो प्लेग्राउंड होते हैं, जैसे आपका किलर कोडा हो गया, AWS क्लाउड में भी आप करोगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि सर इनका जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जो हमने पढ़ा था, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि सर सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, TLS वेरीफाई फेल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा TLS वेरीफाई है उसको ये क्या कर दे, स्किप कर दे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा जो कि ये होता है kubelet-insecure-TLS। तो ये क्या करता है सर, जो आपका TLS वेरिफिकेशन है उसको स्किप करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना है आपको, और यहाँ पर आप किसी भी लाइन पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और इसी के नीचे आपने ऐड करवा दिया ये वाला पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा सर, आपका TLS वेरिफिकेशन स्किप करवा देगा। बात आ गई समझ में यहाँ तक, हरीश जी, सत्य प्रकाश जी, मुकेश जी एंड समल सर? सर ये मतलब अगर हम क्लाउड पे कर रहे हैं तो भी हाँ, अगर आपका TLS खुद का यूज हो रहा है तब तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर लोकली पहले से कोई ऐसा TLS है जो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो उसको फिर स्किप करवा दो। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया सर, इसका TLS वेरिफिकेशन जो है उसको आपने स्किप करवा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपका मैट्रिक सर्वर है इसको आप रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे सर, रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पर कमांड लिखी हुई है रोल आउट करके, रोल आउट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, kubectl-n-क्यूब सिस्टम रोल आउट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोल आउट कर देगा आपका। क्या होता है रोल आउट, हरीश जी पता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा सर, आपका रीस्टार्ट कर देगा आपका जो मैट्रिक सर्वर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है सर, आपको एक एनजिनिक्स का डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है। क्या करेंगे आप, एनजिनिक्स का एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है जिसमें आप एनजिनिक्स की इमेज लोगे, नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम मैंने बाय एनजिनिक्स रखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट और उसके बाद डिप्लॉयमेंट का नाम। तो डिप्लॉयमेंट का नाम हमने रखा हुआ है सर माई एनजिनिक्स। आप चाहो तो कुछ और नाम से रखना, चाहो तो कुछ और नाम से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इमेज कौन सी ले रहे हो, तो हमने बोला इमेज एनजिनिक्स की ले रहे हैं। रेप्लिकास कितने बना रहे हो, हमने बोला एक ही रेप्लिका बनाएंगे, तभी तो हमारा ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको हमने किया कॉपी एंड देन यहाँ पे आके कर दिया आपने पेस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एनजिनिक्स नाम से अब आ रही है, पहले नहीं आई थी। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिप्लॉयमेंट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो ये आपका एक एनजिनिक्स नाम, सॉरी माई एनजिनिक्स नाम से डिप्लॉयमेंट क्रिएट होके आ गया, जिसमें इमेज आपकी कौन सी यूज़ हो रही है सर, एनजिनिक्स की, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एक सिंपल एप्लीकेशन रन करना है डिप्लॉयमेंट का यूज़ करके, ठीक है। जहाँ पर इमेज आपने एनजिनिक्स ले रखी है, रेप्लिका एक ही क्रिएट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है सर, सर्विस क्रिएट करनी है, ठीक है। क्या करना है, सर्विस क्रिएट। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, kubectl एक्सपोज कमांड यूज़ करोगे डिप्लॉयमेंट के थ्रू, जहाँ पर आप पोर्ट नंबर वगैरह डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताया सर्विस क्रिएट करके एनजिनिक्स पोर्ट को एक स्टेबल नेटवर्क इन पॉइंट देना है, जहाँ पर आप पोर्ट नंबर 80 यूज़ कर रहे हो, टाइप में आप क्लस्टर आईपी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी है उसको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्सपोज कमांड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर सर्विस एक्सपोज कर देगा, ठीक है। तो कॉपी किया यहाँ पर आपने और इसको कर दिया पेस्ट। आफ्टर दैट सर आपको क्या करना है, अब क्रिएट करना है हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर, मतलब एचपीए क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है सर आपको, एचपीए, ठीक है। तो जब आपको हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर क्रिएट करना हो तो उसके लिए ये कमांड होती है kubectl ऑटो स्केल। और किसको ऑटो स्केल करना है, डिप्लॉयमेंट को। डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, माई एनजिनिक्स। उसके बाद सीपीयू परसेंटेज। तो सीपीयू परसेंटेज का मतलब क्या होता है पता है सर, यहाँ पर क्या हो सकता है, सत्य प्रकाश जी, मुकेश जी बताइए आपके हिसाब से। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने 70% नहीं लिया, 10% लिया है, ठीक है। 10% मैंने इसलिए लिया है कि ये जो अपन इमेज यूज़ कर रहे हैं ना एनजिनिक्स का या बिजी बॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिजी बॉक्स यूज़ करेंगे। तो ये बहुत लाइट वेट होता है सर। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया आई थिंक, जब आपने डॉकर की लैब करी थी तो वहाँ पर मैंने बिजी बॉक्स यूज़ किया था। ये एनजिनिक्स सॉरी इमेज उसका लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, बट क्या है कि ये आपका बहुत लाइट वेट होता है। तो ये क्या है, ज़्यादा सीपीयू यूज़ नहीं करता, इसलिए मैंने परसेंटेज में 10% दे रखा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, मैनिफेस्ट फाइल बना के दे सकते हैं। हाँ, अभी हम सारा रन टाइम पे दे रहे हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा आपको मैनिफेस्ट फाइल के बारे में। हम्म, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो उसके बिना काम ही नहीं होता, मैनिफेस्ट फाइल ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने क्या कर दिया सर, एक आपने ऑटो स्केल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर ऑटो स्केल क्रिएटेड हो गया, ठीक है। हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर देखो दिखा भी रहा है कि आपने एक हॉरिजेंटल ऑटो पॉड स्केलर क्रिएट किया है। उसके बाद सर आपको क्या करना है, लोड जनरेट करना है। तो लोड जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बिजी बॉक्स इमेज लेंगे, ठीक है, और एक क्रिएट कर देंगे kubectl रन, और उसके बाद आई फॉर इंटरेक्टिव, TTY जो है आपका टर्मिनल का वो टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनल का टाइप TTY ले लिया। फिर लोड जनरेटर जो है वो आपका नेम है, आप लोड जनरेटर की जगह कुछ और नेम रखना चाहो तो कुछ और रख सकते हो। मैंने रखा हाइफन इमेज बिजी बॉक्स, बिन एसएच जो है हमारा शेल है, ठीक है। आप बिन एसएच की जगह बिन बैश भी ले सकते हो, तो बिन बैश ले लो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, बिन एसएच करके दे दिया। अब इसके अंदर मैं लूप रन करूँगा सर। क्या करूँगा, लूप रन करूँगा। ये कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और कंटेनर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे एक लूप रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए,
और इनसाइड पॉड आपको ये लूप रन करना, तो ये क्या करेगा, आपका जो एप्लीकेशन है उसको कंटिन्यूसली रन करता रहेगा जिससे लोड बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूसली रन होता रहेगा जिससे आपका लोड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइए और ये कंटेनर है, यहाँ पर आपने कर दिया। ठीक है, ये कंटिन्यूसली रन होगा। अब यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। तो सर आप क्या करें, यहाँ पर kubectl get HPA कर दो। ठीक है, तो आपको दिखा देगा ये कि भाई आपके पास कितने रन हो रहे हैं, क्या है सारा कुछ, यूटिलाइजेशन वगैरह। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्या मिस्टेक हो गई पता है, ये एक्चुअल में क्या है कि जो आपकी डिप्लॉयमेंट वाली फाइल है उसमें ये भी बताना पड़ता है कि भाई आपको CPU रिक्वेस्ट वगैरह क्या देना है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलो एक बार हम क्या करते हैं, ज़रा इसको फिर से कर लेते हैं एडिट। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड चला दो आप kubectl डिप्लॉयमेंट एडिट, और इसको एडिट कर दीजिए आप। और इसमें क्या करना है सर, आपको जो आपका कंटेनर वाला उसमें रिसोर्स पे आपको डिफाइन कर देना। ठीक है, ये रिसोर्स वाला है ना, स्पेसिफिकेशन कंटेनर वाले पे ये, तो यहाँ पर ये रिसोर्स का पैरामीटर है, इस पर आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई क्योंकि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि जो लोड है वो कहाँ से मेज़रमेंट करना है, तो वो उसको यहाँ से देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। राइट, तो ये आपको डिफाइन करना है सर। तो इसको हमने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट। ठीक है, इसको आप अरेंज प्रॉपर करेंगे। देखो रिसोर्स के अंदर का ब्लॉक है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर का ब्लॉक है CPU। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कर दिया आपने डन। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, एक बार इसको कर दो डिलीट, kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, माई एंजिनिक्स, हम नया क्रिएट करेंगे सर। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डबल से क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसको ठीक है, अब करते हैं ज़रा इसका क्या सर चेक। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी आपके पास कितना रन हो रहा है वो देखो। तो kubectl get HPA करो, तो अभी भी अननोन आ रहा है, क्या बात है। ओके, अब दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो kubectl क्रिएट ऑटो स्केल डिप्लॉयमेंट, और इसका नाम ऑटो स्केल का माई एंजिनिक्स की जगह माई डेमो रख दिया है हमने। ठीक है सर, कहाँ मिस्टेक हो गई, नहीं नहीं, बिल्कुल वो आपका कहना सही है, बट क्या है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने अभी स्किप कर दिया। आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप सर, आपने इंस्टॉल कर दिया क्या अपना मैट्रिक सर्वर। जब मैट्रिक सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बिना TLS के करना है। तो उसको क्या है कि आपको स्किप करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, नेम सिस्टम एडिन डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट पे स्किप करवाने के लिए वो वाला पैरामीटर आपको ऐड करना पड़ेगा सर। कहाँ पर, इस पे container.org, मतलब इस पे के अंदर कंटेनर के अंदर ARG। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को जब दूंगा तो ध्यान रखना कि मैंने क्या बोला था। स्पेसिफिकेशन में जाना है और कंटेनर के अंदर ARG ये वाला ब्लॉक। ठीक है,
हाँ, सॉरी, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ। एक सेकंड, अभी हाँ क्या रहा है, कॉपी अपन ने कितना किया। एक सेकंड रुकना, इसको जरा पेस्ट कर दूँ। ठीक है। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे। हम्म। हम्म। ये आपका जो वीटा V1 है ना, ये क्या होता है आपका कुबरनेटिस के अंदर जो एपीआई वर्जन होता है ये उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कि रिसोर्स किस एपीआई ग्रुप में आ रहा है, जैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आ रहा है, ऐप में आ रहा है, बैच में आ रहा है। तो रिसोर्स किस स्टेबिलिटी लेवल लाइक अल्फा बीटा स्टेबल उस लेवल के लिए यूज़ होता है। जैसे क्या होता है एक्चुअली ना, वो आपके बीच के चीज़ें ना, कॉन्सेप्ट आपका इसलिए नहीं। जैसे क्या होता है कि आपने कोई यामल फाइल लिखी, ठीक है। तो यामल फाइल के अंदर क्या करते हो आप, एपीआई वर्जन डिफाइन करते हो। क्या करते हो, एपीआई वर्जन डिफाइन करते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप डिफाइन कर दिए कि भाई आप वर्जन कौन सा लेगा, तो वो आपका V1 जो है वो वर्जन हो गया, ठीक है। और जो अल्फा स्टेज होता है उसमें क्या होता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल फीचर हो गया, डिफ़ॉल्ट में डिसेबल्ड हो गया, राइट। या फिर फ्यूचर में हट सकता है, या सिंटेक्स बदल सकता है, या फिर सिर्फ डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग में यूज़ करना है, तो उन केसेस में आप अल्फा स्टेज का यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसे ही आता है बीटा स्टेज। तो जो बीटा स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि फीचर क्या होता है, काफ़ी टेस्ट हो चुका है, प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है, तो उस केस को हम लोग बीटा स्टेज बोलते हैं। समझ में आया। आपने जब टेस्टिंग की और टेस्टिंग हो गया, आप श्योर हो और कि हाँ इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो उस स्टेज को हम लोग बीटा स्टेज बोलते हैं। ठीक है। और वो जो आप बोल रहे हो ना, वो V2 बीटा टू होता है वो। बीटा टू V2 V1 नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इसको सेव करते हैं, वापस आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है सर, रोल आउट करना है वापस। तो यहाँ से आप कॉपी करो और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। तो ये आपका रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है सर, क्रिएट करना है एक डिप्लॉयमेंट एंजिनिक्स नाम से, जिस पे आपको क्या होना चाहिए, इमेज आपकी एंजिनिक्स लोगे, और यहाँ पर आपका जो रेप्लिकास का नंबर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से आपने कॉपी कर दिया। एक सेकेंड, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट एंजिनिक्स। तो यहाँ पर आपने क्या करा, क्रिएट कर दिया अपना एंजिनिक्स नाम से। उसके बाद इसको एक्सपोज करेंगे, CPU काउंट 1 मिनट। यहाँ पर रिसोर्सेज ब्लॉक में आपको ऐड करना है CPU रिक्वेस्ट।
ठीक है, ये आपने कर दिया डन। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट कर दिया, अब इसको एक्सपोज करेंगे। ठीक है, सर्विस क्रिएट हो जाएगी माई एनजीएमटिक्स नाम से। एक्सपोज हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है सर, ऑटो स्केल करना है। इसमें आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन अगर 10% से ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा सर, आपका फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑटो स्केल हो चुका है। उसके बाद आप एक नया टैब ओपन कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, लोड जनरेट करना है। तो लोड जनरेट करने के लिए हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें इमेज यूज़ करेंगे बिजी बॉक्स का, टर्मिनल लेंगे TTY। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर दिया डन। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर आप लूप चलाएंगे। ठीक है, तो लूप रन करने के लिए ये कमांड है, ये आपका शेल स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। अगर शेल स्क्रिप्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप लर्न कर लो, क्योंकि शेल स्क्रिप्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर दिया डन। ठीक है, तो ये आपका रन होता रहेगा। अब आपको चेक करना है कि भाई आपका जो HPA है उसमें आपका लोड कितना आ रहा है कितना नहीं, वो सब आपको दिखाता जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे टर्मिनल पे आ जाइए, कर दीजिए पेस्ट। देखो दिखा रहा है अभी कितने परसेंट है सर, 0% है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, kubectl get pod -w कर दो, तो ये आपको कंटिन्यूसली दिखाता रहेगा। ठीक है, देखो आपका क्रिएट हो रहा है 8 सेकंड पहले। देखो एक नया आ गया, देखो नए आ रहे हैं, देखो पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आपका जो है तो HPA हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग काम करता है। सभी को समझ में आया? सत्य प्रकाश डिसाइड ये डिसाइड कर रहा है ना आपका ये, कि भाई आपका CPU का जो यूजेज है 10% से ऊपर चला गया तो इसको नया कंटेनर क्रिएट, सॉरी नया पॉड क्रिएट करके देना है। ये इसलिए तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने तो आंसर किया था सर कि इसका इतने % से ऊपर चला जाएगा तो वो नया क्रिएट कर देगा। आपने ही आंसर किया था। और हाँ, लोड कम लोड कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर दो, लोड कम हो जाएगा तो ये आपका वहाँ पर रुक जाएगा। देखो रुक गया ना आपका। नहीं तो यहाँ से मैंने इसको स्टॉप भी कर दिया ना लूप को, इसलिए। हम्म डिक्रीज तब होंगे ना, डिक्रीज तब होंगे ना जब आपका लोड कम होगा। अभी लोड बढ़ा तो इसने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब लोड जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट, इसका स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रही, 1 सेकेंड। सर एक्चुअली मैं भूल गया था, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, कि ये डिक्रीज कैसे होगा। तो एक्चुअली ना यहाँ पर क्या करता है, ये हर 15 सेकेंड में ऑटोमेटिक चेक करता है, और जब इसका कंटिन्यूसली लोड बढ़ता जाएगा तब तो क्रिएट करता जाएगा। जब लोड नहीं मिलेगा तो हर 15 सेकेंड में ये क्या करेगा सर, फिर चेक करता जाएगा और कंटेनर्स को डाउन, सॉरी पॉड को डाउन करता जाएगा। ये करता है इसका काम। समझ में आया? तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग। सभी को समझ में आया क्या? कल अपन करेंगे वर्टिकल पॉड स्केलिंग के बारे में। तो कल आपका वर्टिकल पॉड स्केलिंग भी कवर हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ आपका जो है तो क्या, कौन सा टॉपिक बोल रहे थे आप, क्या